सुकरात एक ऐसा दार्शनिक जिन्होंने अपने जीवन में कई सारे न्याय के सिद्धांतों को लाया, प्रतिपादित किया उनको। यूनान का एक ऐसा दार्शनिक जिन्होंने कई सारे शिष्यों को जन्म दिया, जो आगे चलकर पूरी दुनिया में प्रचलित हुए। उनके सिद्धांतों को लोगों ने सिर आंखों पे बैठाया, माना। किसी देश के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए वो एक सिद्धांत के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। जी हाँ, नमस्कार, मैं प्रभात आनंद राजनीति की पाठशाला में लेकर आया हूँ आज सुकरात को। सुकरात जो एक यूनानी दार्शनिक थे, जिनका जन्म 469 ईसा पूर्व में होती है और उनकी मृत्यु 399 ईसा पूर्व में हो जाती है। उनके एक शिष्य हुए प्लेटो, जिन्होंने पूरे जीवन न्याय के सिद्धांत पे कार्य किया। सुकरात जो अपने आप में एक विख्यात शख्सियत थी। कहा जाता है सुकरात इतना क्यों पॉपुलर हुआ, क्यों विख्यात हुआ अपने शहर में, अपने देश में। तो सुकरात के बारे में कहते हैं कि सुकरात को नगर राज्य एथेन में सत्ता विरोधी के कारण मृत्यु दंड दिया गया था। कहा तो यहां तक जाता है कि जब उनको जहर दिया गया तो सुकरात जानता था कि इसमें जहर है और पीने से हमारी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी उस जहर के प्याले को उसने अपने होठों से लगाया और पिया, हंसते हुए पिया। और उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस देश ने जन्म दिया है और इस देश ने मुझे अगर मृत्यु दंड दिया है और मृत्यु के रूप में यह जहर का प्याला मुझे मिला है, तो मैं इसे न्याय के रूप में पी जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। हालांकि चाहते तो वो वहां से भाग सकते थे, उनके शिष्यों ने उनको भागने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन वो फिर भी वहां से भागे नहीं और उन्होंने हंसते हंसते वो जहर का प्याला पी गया। सुकरात के बारे में कुछ ज्यादा इतिहास में तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई किताब वगैरह लिखी तो नहीं, लेकिन जब हम प्लेटो को पढ़ते हैं, प्लेटो के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उनमें सुकरात के बारे में आती है। उनके विचारात्मक चीजों को उन्होंने अपनी किताब में, अपने सिद्धांत में डाला है। और सुकरात की वो तमाम बातों को प्लेटो ने अपने बातों से, अपने विचारों से उन्होंने व्यक्त किया है। सुकरात का सिद्धांत क्या था, क्यों अपने सिद्धांत के कारण वो इतना पॉपुलर हुआ, आखिर उसमें खासियत क्या थी, क्यों लोग उनको मानते थे, क्यों उनके बातों पे लोग विश्वास करते थे। तो कहा जाता है कि सुकरात का विश्वास था कि प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना उनका एकमात्र उद्देश्य था। मतलब ये कि प्राकृतिक रूप से जो लोगों को मिलना चाहिए, प्राकृतिक रूप से जो न्याय है, प्राकृतिक रूप से जो अधिकार है, जो सामाजिक समानता है, ये सारी चीजें लोगों को मिलना चाहिए। वो ज्ञान के बारे में कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति एक मानसिक क्रिया है, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पास ज्ञान हो, ताकि लोग मुझे जाने, समझे, मेरे बारे में जानने की उत्सुकता पैदा हो। तो इसलिए उन्होंने ज्ञान को कहा कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति के अंदर आती रहती है और इसी मानसिक प्रक्रिया के कारण उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान के बारे में उन्होंने कहा कि भाई आखिर सत्य क्या है, सत्य को कैसे पता करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि ये सत्य है। तो सत्य को पाने का सही तरीका उन्होंने बताया कि ये वाद विवाद है, वार्तालाप है, तर्क विद्या है। कहा कि आप किसी चीज को अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं, आप इतने ज्ञानी तो है नहीं। तो इस अच्छा और बुरा को जानने के लिए समाज में जाना होगा, लोगों से बातें करनी होगी, उनसे पूछना होगा कि आपके हिसाब से न्याय क्या है, सत्य क्या है। तो इसके लिए वाद विवाद होगा, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें देंगे, अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करेंगे, लोग अपने तथ्यों को देंगे, अपने तर्कों को देंगे और उन्हीं तर्कों के आधार पे हम सत्य
या असत्य का एक संबंध स्थापित करते हैं। उन्होंने कहा कि तर्क का जो प्रारंभिक काल है, जो आरंभ का जो काल है, वो कहता है एक हाइपोथेसिस है, एक प्रकल्पना है से किया जाता है कि प्रश्न उठाए जाते हैं, उसकी जांच होती है, ये सही है या नहीं है, ये गलत है या नहीं है, इसका निर्णय लिया जाता है और इस प्रश्न के साथ उसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकताएं होती है, अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू होता है, उसे स्वीकार करने का परिणाम क्या होंगे, इस चीज पे भी चर्चा होती है। इस तरह सुकरात ने वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्माण के लिए कुछ नियम स्थापित करते हैं जो और भी इनकी जटिलताओं को कम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है कि सुकरात की व्याख्या है, सुकरात की जो दूसरी चीजें है वो उसकी व्याख्या है। व्याख्या में वो तर्क को ही आधार मानते हैं। सुकरात ने यह तर्क दिया कि मनुष्य की गतिविधियां केवल भौतिक कारणों से नियमित नहीं होती है। उन्होंने कहा कि बल्कि वे किसी लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय या साध्य से प्रेरित होती है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि हर व्यक्ति की अपनी एक भौतिक अभिलाषा होती है, हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक उद्देश्य होते हैं, यह ध्येय है या साध्य है। उदाहरण के लिए जब सुकरात को मृत्यु दंड मिला था, या हमने इससे पहले भी चर्चा करा है, मैंने कहा है कि अंतिम समय में सुकरात को जहर दिया गया और वो जहर पी के मृत्यु उनकी हो जाती है। तो उन्होंने इसी चीजों को अगर हम उदाहरण वाइज अगर हम लेते हैं तो कहते हैं कि जब सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया तब वे अपने प्राण बचाकर भाग सकते थे, क्योंकि उनके शिष्यों ने, जो उनके विद्यार्थी थे, उनके लिए भागने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन वो फिर भी नहीं भागे। वो वहीं पर रहकर उस दंड को भोगना चाहते थे और ये कार्रवाई की व्याख्या उन्होंने ध्येय से की कि ये मेरा वैचारिक मत है। उस संदर्भ में कहा कि वे सिद्ध करना चाहते थे, उनको यूनान से भागना नहीं था, वो जहर खाना पसंद किए और यूनान से भागना पसंद नहीं किए। उनका तर्क था, उनका कहना था, ये वो सिद्ध करना चाहते थे अपने देश में, अपने यूनान वासियों के लिए, कि किसी भी व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना ही उसका नागरिक कर्तव्य होता है। और उन्होंने इसी कर्तव्य को निभाने के लिए हंसते हंसते उन्होंने जहर का प्याला पी लिया। सुकरात ज्यामिति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ज्यामिति में वो आकृतियों की सहायता से नियमों का पता लगाते थे, परंतु शुद्ध आकृति कभी खींची ही नहीं जा सकती थी, ऐसा उनका मानना था, क्योंकि इनकी रेखाएं में कुछ ना कुछ मोटाई, उसके चौड़ाई में अंतर आ जाना लाजमी है। क्योंकि आप, सीधी सी बात है कि आप एक ट्रायंगल खींचते हैं, उस ट्रायंगल में जब हम लाइन खींचते हैं तो किसी लाइन का मोटा हो जाना, किसी लाइन का पतला हो जाना एक कॉमन सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है। तो उन्होंने इस आकृति के सिद्धांत को, उसने एक ज्यामिति के सिद्धांत को कहा कि आप एक ट्रायंगल खींचते हैं, उसके लाइन में आप मोटे पतले हो सकते हैं, तो इसलिए ये कहा नहीं जा सकता है कि ये रेखाएं ये शुद्ध हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ अंतर आ जाना है। जबकि शुद्ध त्रिभुज में ऐसा कुछ नहीं होता है। शुद्ध त्रिभुज की आकृति अपूर्ण होते हैं, वे भी एक पूर्ण वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे ही हमारा नगर राज्य अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण राज्य की आकृति को समझने में सहायता प्रदान करता है। सुकरात को विश्वास था कि तर्क विद्या और प्रयोजनवादी पद्धति से इस विकृत प्रतिबिंब के पीछे छिपे हुए सत्य को या छिपे हुए सत्य का हम पता लगा सकते हैं। इन बातों को देखने के बाद, क्योंकि सुकरात एक ऐसा दार्शनिक है जिनके बारे में ये 5-10 मिनट के वीडियो में हम उनकी पूरी बातों को नहीं रख सकते हैं, उनके पूरे विचारों को नहीं रख सकते हैं, तो उनकी छोटी छोटी चीजों को हम लाने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुकरात का एक उनके बारे में निष्कर्ष है, अगर हम छोटी सी बिंदु पर चर्चा करें तो निष्कर्ष पे अगर आते हैं तो सुकरात के चिंतन में ज्ञान को प्रमुखता दी, यानी उनका जो मुख्य आधार था वो क्या था? ज्ञान था। उनका मानना था कि सत्य और असत्य क्रमशः ज्ञान और अज्ञान के समवर्ती होते हैं, अतः उत्तम या आदर्श राज्य की स्थापना के लिए सतह का सूत्र ज्ञानवान मनुष्य अर्थात दार्शनिक के हाथों में सौंपना जरूरी है। यानी अगर आप एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो
आपके अंदर सत्यता होनी चाहिए, आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। इन चीजों पर उन्होंने बात रखी थी। सुकरात में एक दूसरी विशेषता यह थी कि सुकरात को कभी भी अपने ज्ञान पे गर्व नहीं हुआ। कहा जाता है यूनान के वो सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व नहीं था। एक दंत कथा है, उनके बारे में कहा जाता है एक बार आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया, हे सुकरात, तुम यूनान के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हो। तो सुकरात ने बड़े हंसते हुए कहा कि मैं ज्ञानी व्यक्ति इसलिए हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। अब समझ सकते हैं कि एक छोटे से लाइन से उन्होंने क्या साबित कर रखा। सारी दुनिया उनको मानने के लिए तैयार है, पूरा यूनान मानने के लिए तैयार है कि आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, और वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। और यही उनके जीवन का मूल मंत्र रहा। इन्हीं कुछ चीजों के साथ हम बातों को खत्म करते हैं। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति की पाठशाला में।